this is Radhika Gaur again here with the session number 5 of your chapter metals and non-metals. So this is our session number 5 which includes reactivity series of metals. यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अभी आपने लास्ट जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तभी आपने देखा होगा कि कुछ मेटल्स किसी को डिस्प्लेस कर पाते हैं जबकि कुछ डिस्प्लेस नहीं कर पाते। सेम जो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ते थे अपने चैप्टर नंबर 1 में, वहाँ पे भी हमने देखा था कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं बट कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या रीज़न होता है उनके बिहाइंड, ये चीज़ जो है हमें रिएक्टिविटी सीरीज के ही थ्रू एक्सप्लेन होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. The arrangement of metals in a vertical column in the decreasing order of their reactivities is called the reactivity series or activity series of metals. क्या होता है reactivity series? हम क्या करते हैं, जो एटम्स हैं, ठीक है, जो मेटल्स हैं उनके जो रिएक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं। दैट इज जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है उसे हम ऊपर रखेंगे, देन उससे नीचे जो आएगा उससे कम रिएक्टिव आएगा, फिर उससे कम रिएक्टिव, और सबसे नीचे कौन सा होगा, लीस्ट रिएक्टिव वाला आइटम। हम उसे एक वर्टिकल कॉलम में यूज़ करते हैं जिससे हमें इजीली पता लग जाता है कि कौन सा मेटल है जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है जो सबको डिस्प्लेस कर सकता है, और कौन सा मेटल है जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जो उससे ऊपर वाले जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं उन्हें वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये किसके थ्रू हमें एक्सप्लेन होगा, रिएक्टिविटी सीरीज की। तो क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द वर्टिकल कॉलम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे। क्या? यदि हम जो मेटल्स हैं उनको अरेंज कर दें इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज, तो वही क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज एक्टिविटी सीरीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। The most reactive metal is at the top of the reactivity series. मैं वही बात मैंने आपको एक्सप्लेन करी, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, मतलब जिसकी जो रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगी उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे रखेंगे। द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो लीस्ट रिएक्टिव होगा उसे कहाँ रखेंगे, बॉटम में रखेंगे। दैट इज जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है जो सबके साथ इजीली रिएक्शन कर लेता है उसे हम सबसे ऊपर रखेंगे, और जो इजीली रिएक्ट नहीं हो पाता उसे हम जो सीरीज है उसके बॉटम पे रखेंगे। तो क्लियर हुआ रिएक्टिविटी सीरीज। हमने अरेंजमेंट किया और अरेंजमेंट इस बेसिस पे किया कि जो हाईली रिएक्टिव है वो ऊपर आए और जो लोएस्ट रिएक्टिव है वो नीचे आए। सो द थिंग इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अभी हमने ये वाली बात क्लियर कर ली, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, उसमें मेटल्स कैसे अरेंज होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम कहाँ पे रखेंगे, जो हाईली टू से लेस रिएक्टिव एटम्स हैं उन्हें हम कहाँ पे रखेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम कहाँ पे रखेंगे। ये वाली सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। बट बात आती है जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका बेसिस क्या है। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय केयरफुल एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। इसको कैसे बनाया गया, पहले हमने काफ़ी केयरफुली एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके इसको इस्टेब्लिश किया। द स्टडी वाज मेड मेनली फॉर द रिएक्शंस बिटवीन मेटल्स एंड वाटर। किसके लिए स्टडी की गई इसे, मेनली जो रिएक्शन होती है मेटल्स के बीच में और वाटर के बीच में, एंड मेटल्स एंड एसिड। और क्या होता है, मेटल्स और एसिड के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं मेनली उनके लिए जो सीरीज है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इन विच हाइड्रोजन वॉज वन प्रोडक्ट इन मैनी केसेस। क्या होता है, जब भी हम वाटर की रिएक्शन मेटल से कराते हैं या मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो नॉर्मली किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन एक प्रोडक्ट की तरह फॉर्म्ड होता है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज थी उसका मेन बेसिस यही था, उन्हीं एलिमेंट्स के लिए थी, उन्हीं मेटल्स के फॉर्मेशन के लिए थी जो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। Also, the hydrogen is a non-metal, but it has been included in the activity series of metals for comparison. अभी जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है, बट नॉर्मली ये क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और खुद की डुप्लेट बना लेता है। डुप्लेट दैट इज जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जब प्रेजेंट होते हैं तो हम उस शेल को बोलते हैं डुप्लेट फॉर्म्ड शेल।
तो क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल की तरह बिहेव ज़्यादा करता है, बट इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी सीरीज, लेकिन फिर भी हमने उसे एक्टिविटी सीरीज में प्लेस किया। क्यों किया? ताकि हम मेटल्स जो हैं उनसे कंपैरिजन कर सकें, हम ये देख सकें कि कौन से मेटल्स को हाइड्रोजन रिप्लेस कर पाएगा, मतलब कौन से मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे और कौन से मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, इससे यदि हम अलग जाएं, द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑल्सो हैज, आई मीन टू से द हाइड्रोजन एटम्स ऑल्सो हैज अ टेंडेंसी टू लॉस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन लाइक बिहेवियर शोन बाय मेटल्स। वही बात बताई मैंने आपको, क्या कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी करता है, बट इसमें एक और टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके क्या फॉर्मेशन करता है, कैटाइन का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि मेटल्स में होता है। तो क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है और मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। यहाँ पे आप मेटल्स की तरह बिहेव देख सकते हो उसका, कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया और H+ आयन एक्वायर कर लिया, और ये क्या हुआ, कैटाइन हो गया। जो कैटाइन है तो क्या हुआ, मेटल हुआ। बट जो नॉन हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके डुप्लेट का फॉर्मेशन कर लेता है, इस बेसिस पे वो नॉन मेटल भी होता है। तब बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है। तो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे है, सबसे पहले जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ओके। तो पोटेशियम को हमने रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अबव रखा। उसके नीचे हमने रखा सोडियम, ठीक है, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन निकल, देन टिन, देन लीड, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आ गया, एक नॉन मेटल आ गया, ओके। अब इसके नीचे क्या होंगे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अभी हमें कैसे पता पड़ेगा जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अभी आप देख सकते हो जो सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये एयर की एक्सपोजर में आके बर्न हो जाते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। दिस इज द रीजन हम प्रेफर करते हैं सोडियम जैसे सब्सटेंसेस को हम केरोसिन में रखते हैं, जबकि जो गोल्ड होता है उसे हम नॉर्मली अपनी ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स वगैरह में वेयर करके एयर में घूमते हैं। आई मीन एयर हमारे आसपास रहती है, ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट रहती है। इवन देन जो गोल्ड है वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, कोई भी डल कलर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, जबकि जो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जो सोडियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है। तो क्या हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज को हमने कैसे अरेंज किया है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। दैट इज सबसे हाईएस्ट यदि पोटेशियम की है तो सबसे लोएस्ट रिएक्टिविटी गोल्ड की होगी। तो यदि ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि हाईएस्ट पोटेशियम की होती है, देन सोडियम की होती है, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन निकल, देन टिन, लीड, देन आता है हाइड्रोजन जो हमने कंपैरिजन के लिए रखा है यहाँ पे। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव। अब जो आता है जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका हम डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा डिटेल में कैसे कर सकते हैं। द एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इज मोस्ट रिएक्टिव। मैंने बताया आपको वो एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अबव प्लेस्ड है, दैट इज जो पोटेशियम था वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होता है, टॉप से बॉटम की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होती चली जाती है। द हाइड्रोजन अ नॉन मेटल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द सीरीज ओनली फॉर द कंपैरिजन। वाली बात भी मैंने आपको क्लियर करी क्या, कि जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन हमने उसे रिएक्टिविटी सीरीज में रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए, ओके। तो क्या हुआ, तीन चीज, फर्स्ट द एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इज मोस्ट रिएक्टिव। सेकंड, द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, दैट इज द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। And the third thing is that the hydrogen, a non-metal, has been included in this series only for the comparison of the activity of metals. Also, the metals above the hydrogen liberate hydrogen gas. ये वाली बात भी आपको क्लियर रखनी है क्या, कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं व्हेन दे आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड। जब भी मेटल्स हाइड्रोजन, जो मेटल्स हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करते हैं। द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन
डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड। लेकिन वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेंगे जब उनकी रिएक्शंस हम एसिड्स के साथ कराएंगे। तो क्लियर हुआ, यहाँ पे हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारा जो हाइड्रोजन है वो मिडिल ऑफ द सीरीज में प्रेजेंट था, जो सीरीज है उसके ऊपर जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, जो मेटल्स हैं जब वो रिएक्शन करेंगे एसिड्स के साथ तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बट जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। सो व्हाट आर द टिप्स टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द मेटल्स ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में एक्सप्लेन किया, मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे कैसे प्लेस्ड हैं। बट बात आती है कि जो टिप्स क्या हो सकती है उसको लर्न करने की, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स हार्ड टू लर्न कि पहले पोटेशियम आता है देन सोडियम देन कैल्शियम, उसको हम ईजीएस्ट वे में कैसे हम लर्न कर सकते हैं। It will always be helpful to memorize the English names of 10 metals above hydrogen in the reactivity series. Obviously at least हमें 10 metals के बारे में तो पता ही होना चाहिए ना कि एक तरफ से 10 metals जो है उनकी reactivity series क्या होती है। तो it's hard to learn in this way that potassium, sodium, then calcium। इससे बेटर है हमें कोई टिप्स बना लें, कोई टिप ले लें जिससे हमें माइंड में रिमेम्बरेंस रहे। तो दिस इज द नेम PSC, दैट इज मिस्टर PSC मैजेंटल, ठीक है। यहाँ से P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, सेम यहाँ पे हम ऐसे आगे चलते जाएंगे एंड यहाँ पे इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, N फॉर निकल, T फॉर टिन एंड L फॉर लेड। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, देन उसके बाद तो कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये क्लियर हुआ कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, बाय रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ मिस्टर PSC मैजेंटल, जो नॉर्मली एक टिप है जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज को एक सीरीज में लर्न कर सकते हैं। ऑल्सो देयर इज अ क्लैरिफिकेशन ऑफ रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम। जो सोडियम है उसके बारे में एक रॉन्ग इम्प्रेशन गिवन है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, देयर इज ए इम्प्रेशन इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव, विच इज नॉट क्वाइट करेक्ट। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि जो सोडियम है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ओके, बट वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था ना, मोस्ट रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम है। बट सोडियम को हम मोस्ट रिएक्टिव क्यों मान लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो लेबोरेटरीज होती हैं उसमें सोडियम का यूज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली ये समझ लेते हैं कि जो सोडियम है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, बट दिस वन इज नॉट करेक्ट बिकॉज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव दैन द सोडियम। Also, what are the important conclusions from the reactivity series of metals? First, a less reactive metal is displaced from its compound or from its salt solution by a more reactive metal. Clear है? जो less reactive होगा वो कैसे replace होगा, वो अपने कंपाउंड से रिप्लेस कैसे होगा, बाय यूजिंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, दैट इज पोटेशियम के थ्रू पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, बट सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम नीचे प्रेजेंट है जबकि पोटेशियम ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में। सेम यहाँ पे गिवन है ना, दैट पोटेशियम कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। जो पोटेशियम है वो कैल्शियम सोडियम सबको डिस्प्लेस कर सकता है, बट जो सोडियम है या कैल्शियम है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस जिंक, मैग्नीशियम जिंक को, आयरन को, कॉपर, सिल्वर सबको डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड से, बट मैग्नीशियम पोटेशियम, कैल्शियम या सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं मैग्नीशियम से एवोव प्रेजेंट हैं इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ऑल्सो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्ट सोल्यूशन। कॉपर क्या करेगी, सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकती है, और कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, कोई भी हो जो भी कॉपर से एवोव प्रेजेंट है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। दैट इज कॉपर कैन बी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बाय एनी वन ऑफ द एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल विच आर बिफोर कॉपर इन द एक्टिविटी सीरीज। Also, copper cannot displace any of the metal before, I mean to say above it in the series. कॉपर के above जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं, कॉपर उन्हें डिस्प्लेस नहीं कर सकती।
In general, a metal will displace one blow it form the compound or salt solution of the latter. That is clear है. कोई भी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा? जो उससे आई मीन टू से जो बिलो प्रेजेंट है उन सबको डिस्प्लेस कर सकता है. दैट इज पोटेशियम उससे नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है. कॉपर भी उससे नीचे वाले जैसे दैट इज सिल्वर गोल्ड को डिस्प्लेस कर सकता है. बट जो कॉपर है उससे ऊपर जितने भी एलिमेंट्स जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं दैट इज पोटेशियम सोडियम या कैल्शियम इन सबको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. तो क्लियर है जो आई मीन टू से जिसका हम देख रहे हैं कि ये डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उससे देखना ये पड़ेगा हमें एक्टिविटी सीरीज में कि जिस मेटल को डिस्प्लेस करना है वो एक्टिविटी सीरीज के अबव प्रेजेंट है या बिलो. यदि उस जिस एलिमेंट से हमें डिस्प्लेस कराना है उसके यदि वो अबव प्रेजेंट है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. बट यदि बिलो प्रेजेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा. सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क. Tarnished copper vessels are cleaned by lemon juice or turmeric juice. Give reason. The times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this question in your mind? Let's check out. Actually, copper is tarnished due to the formation of a basic carbonate. जो copper है वो tarnished कैसे होती है? क्योंकि उस पर basic carbonates का formation हो जाता है. बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर ऑफ द एयर. और कैसे होता है वो? जब कार्बन डाइऑक्साइड या एयर के मॉइस्चर से रिएक्शंस हो जाते हैं. दिस आई मीन टू से द एसिड्स ऑफ लेमन जूस और टर्मरिक जूस डिकम्पोज द कार्बोनेट एंड दस द कॉपर वेसल्स बिकम क्लीन. जब हम लेमन जूस या टर्मरिक जूस का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है? कार्बोनेट्स जो होते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है. अब जब कार्बोनेट्स डिकम्पोज हो जाएंगे तो क्या होगा? जो कॉपर वेसल्स है वो क्लीन हो जाएंगे. दिस इज द रीज़न जो कॉपर है वो यूज़ आई मीन टू से कॉपर को जो टर्निश करने के लिए हम लेमन जूस या टर्मरिक जूस का यूज़ करते हैं. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी लर्न अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज. हमने पढ़ा जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका बेसिस क्या है, उसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं. हमने ये भी पढ़ा कि कौन से मेटल किन मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं और किन मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. In next sessions we are going to talk about much more this chapter. Till then, good luck.